बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उनमें हम पहुंच आए हैं चैप्टर 5 का पार्ट 2। और पार्ट 2 किसको डील करते हैं? इंडिविजुअल्स को। तो इंडिविजुअल्स की जो डिवीजन 1 है उसमें हम आते हैं टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल किस तरह से करनी है। सेक्शन 86 है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कि क्या प्रिंसिपल है? सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन सेपरेटली कि जब भी हमने किसी इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करनी है उस पर टैक्स लगाना है तो हर इंडिविजुअल का अलहदा से डिटरमिन करेंगे कि इसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है। तो उसके लिए सेक्शन 87 है डिसीज्ड इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मुतवफ़ी हैं, फौत हो गए, तो उसके लिए क्या होगा? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर। तो उसके लिए जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो लायबल होंगे। वो कौन हो सकते हैं? any tax that the individual would have become liable for if he individual has not died, कि अगर कोई टैक्स उस पर लायबल था, पेएबल था, कि अगर ना वो फौत होता तो उसको देना पड़ना था, तो वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो टैक्स देगा। इसी तरह एनी टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द डिसीज्ड स्टेट, कि डिसीज्ड की जो विरासत है, जो उसकी जायदाद है, उस पे जो टैक्स देना पड़ना है वो भी अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव देंगे। सब सेक्शन 2 है द लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर दिस सेक्शन शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट विच द डिसीज्ड स्टेट इज कैपेबल ऑफ मीनिंग द लायबिलिटी। जो कि मुतवफ़ी की जायदाद है उस पे जितना टैक्स पेएबल है, देना बनता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतनी हद तक उसके हवाले से देने का बाउंड है। सब सेक्शन 2 है द लायबिलिटी अंडर 2A है लायबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिसीज्ड स्टेट। तो जो लायबिलिटी है सबसे पहले मुतवफ़ी की जो जायदाद होगी, फौतशुदा की जायदाद, उसमें से लिया जाएगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस any proceedings taken under this ordinance against the deceased before his her death shall be treated to taken against the legal representative and may be continued against the legal representative for stage at which the proceedings stood on date of deceased death। तो अब अगर किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा था और वो बंदा फौत हो गया, तो उसके जो केस है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ हो जाएगा। कब से? जब से वो फौत हुआ है, उसके बाद वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन टेकन अंडर दिस ऑर्डिनेंस अगेंस्ट द डिसीज्ड इफ द डिसीज्ड हैज सर्वाइव्ड मे बी टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज। तो वो अगर नहीं हुआ, सर्वाइव्ड हो गया है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सब सेक्शन 4 जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताता है कि वो कौन होंगे इन दिस सेक्शन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन पर्सन हु इज द लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूडिंग एनी पर्सन हु intermeddles with the state of deceased and where the party used to issued representative character to the person to whom the state devolves on the death of the party so suing or sued। तो जो डिसीज्ड पर्सन की जायदाद के मालिक होंगे, विरासत के मालिक होंगे, जिनको विरासत तकसीम होगी, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो वारिस होंगे। अब ये है कि कोई अगर इंटरमीडियरी है और उसका वो रिप्रेजेंटेटिव है, डिक्लेयर है इंटरमीडियरी, तो वो भी इसमें शामिल होगा। तो ये था हमारा डिवीज़न 1। अब हम चैप्टर 5 का प्रोविज़न ऑफ गवर्निंग पर्सनस की डिवीज़न 2 पे आते हैं। तो डिवीज़न 2 है प्रोविज़न रिलेटिंग टू एवरेजिंग, कि एवरेजिंग आपने किस तरह से करनी है। ये है सेक्शन 88 कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो इंडिविजुअल पर्सन किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का भी हिस्सा है। तो अब एओपी की जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, उससे जो इनकम आती है इंडिविजुअल पर्सन को, वो उसकी एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्सेशन, क्योंकि एओपी ने टैक्स पे कर दिया है।
लेकिन क्योंकि जब इंडिविजुअल पर्सन में आएंगे और इंडिविजुअल पर्सन की अपनी जो इनकम अगर टैक्सेबल इनकम है तो उसको फिर वो उसका स्लैब बढ़ जाएगा। स्लैब बढ़ने की वजह से कुछ ना कुछ उसको इनकम को एवरेजिंग करनी पड़ेगी और उसको टैक्स देना पड़ेगा इस इनकम पे जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की तरफ से आई है। तो उसको एवरेजिंग करने के लिए एक फार्मूला है कि किस तरह से हम फार्मूला, ये नीचे फार्मूला दिया गया और इसकी सारी तफसील बताई गई है, इसके मुताबिक हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एवरेजिंग करनी है। इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर हो तो if for the tax year an individual has taxable income and drive an amount or amount exempt from tax under subsection 1 of section 92 कि अगर तो वो खुद भी अपनी इनकम डिराइव कर रहा है और वो इनकम ले रहा है एग्जाम्प्ट इनकम फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ पर्सन से भी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 92, the amount of tax payable on the taxable income of the individual shall be computed in accordance with the following formula namely। तो उसकी फिर इनकम जिसको एओपी से भी आ रही है, अपनी भी टैक्सेबल इनकम आ रही है, तो उसको इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब इसमें ए क्या है, A is the amount of tax that would be assessed to the individual for the year if the amount exempt from tax under subsection 1 of section 92 were chargeable to tax। तो जो उसके हिस्से का टैक्स चार्ज हुआ एओपी में जिसकी वजह से वो एग्जेम्प्ट हुई, तो वो जो अमाउंट होगी वो इसमें शामिल की जाएगी। उसके बाद इफ़ द taxable income of the individual for the tax year of the amount of exempt under section 1 of 92 chargeable to tax, तो जो अमाउंट ऑफ इनकम होगी उसकी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम होगी वो बी होगी। और सी क्या होगा, दैट इंडिविजुअल एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब इंडिविजुअल की अपनी जो टैक्सेबल है, पहले तो है टैक्स और टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी, अब जो उसकी अपनी इनकम होगी वो उसमें डालेंगे, तो इस तरह से उसको एवरेजिंग आउट कर लेंगे इंडिविजुअल की अपनी इनकम को। सेक्शन 89 है ऑथर्स। आपको पता है कि जो ऑथर्स होते हैं जब वो बुक कोई राइट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो बुक लिखने में वो बहुत अरसा लगता है, उसमें साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, जितना भी ज़्यादा पीरियड हो सकता है। लेकिन जब वो बुक पब्लिश होती है और उसकी रॉयल्टी उसको मिलती है या जब वो बिकती है तो रॉयल्टी उसकी बाद में बिकती है, तो अब क्योंकि उसको लिखने में तो बहुत टाइम लगा तो वो सारी उस साल की इनकम तो उसकी नहीं हो सकती। ज़ाहिर है वो उसने पीरियड तो उस पर 2 साल या 24 महीने या उससे ज़्यादा लगाया, तो अब उसको फिर एवरेज आउट करते हैं उतने सालों में जितनी उन्होंने लिखने पे टाइम लगा। तो इसको ला क्या कहता है, ऑथर्स वेयर द टाइम टेकन बाई एन ऑथर ऑफ द लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 मंथ, यानी कि 2 साल से ज़्यादा अगर हो गए हैं, the authors may elect to treat the lump sum amount received by the author in tax year on account of royalties in respect of the work as have been received in the tax year preceding to tax year in equal proportion। कि वो जिस साल में आके वो रिसीव करता है लमसम सारी रॉयल्टी रिसीव करता है, वो उसकी तो इनकम नहीं होगी, वो पिछले 2 साल जो उसको लगे उसके लिखने में, तो हम पिछले 2 साल और उस साल पे इक्वल प्रपोर्शन से उसकी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसके मुताबिक जो है टैक्स लगेगा। अब हमारे पास पार्ट 5 की जो प्रोविजन ऑफ गवर्निंग पर्सन हम पढ़ रहे हैं, डिवीजन 3 है। डिवीजन 3 में इनकम स्प्लिटिंग के इनकम को किस तरह से स्प्लिट किया जाता है, स्प्लिटिंग इनकम किस तरह से होगी, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स किस तरह से होंगे, इसके बारे में ला क्या कहता है। सेक्शन 90 है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स के बारे में। तो ये क्या है, दी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एनी सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 वेयर देयर हैज़ बीन रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन एसेट एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ ट्रांसफरर एंड नॉट द ट्रांसफरी। तो अगर कोई हम ट्रांसफ़र करेंगे एसेट और वो इनकम ट्रांसफरी को हो जाती है, रिवोकेबल इनकम है, तो वो इनकम ट्रांसफरर की रहेगी जब तक वो अवेलेबल है। इसी तरह सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई इन द इनकम ड्राइव्ड बाई अ पर्सन बाई द विर्चू ऑफ ट्रांसफर दैट इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन एंड वुड ट्रांसफर ड्राइव्स नॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम। तो जो उसके लाइफ टाइम तक वो जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र होगा,
उसको उसकी इनकम आती रहेगी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफर ऑफ एन एसेट बट द एसेट रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। तो उसने ट्रांसफ़र कर दी लेकिन इनकम उसके पास अपने उसकी रहेगी, तो उस इनकम को भी हम ट्रांसफरर की इनकम कहेंगे, जिसने ट्रांसफ़र की है, जिसने प्रॉपर्टी दी है। इसी तरह सबसेक्शन 4 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड बाई अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द किसको, द पर्सनज स्पाउस और माइनर चाइल्ड को दी है, एनी अदर पर्सनज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनज और पर्सनज रेफर टू इन क्लास ए, इसके किसी को दी है, शैल बी ट्रीटेड एज ए इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। तो फिर भी ये इनकम इसी की कंसीडर की जाएगी कि अपने माइनर चाइल्ड को या स्पाउस को दी है, तो इसमें से जो एसेट आ रहा है वो टैक्सेबल इनकम ट्रांसफ़र जो कर रहा है उसी की इनकम में शामिल होगा। 5 है सबसेक्शन 5, शैल नॉट अप्लाई फॉर द ट्रांसफ़र मेड फॉर द एडिक्वेट कंसिडरेशन आर द कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि अगर किसी कंसिडरेशन की वजह से उसने पे आउट करना था उसके बदले में ट्रांसफ़र करता है, या फिर ऐसा होता है कि वो मियाँ बीवी ने दोनों ने अलहदगी हो गई है, अलहदगी रहने की वजह से उसको एसेट्स जो है उसको जो इनकम है फिर ट्रांसफार्म जो कर रहा है उसको नहीं देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है ट्रांसफार्मर को ही देनी पड़ेगी। इसी तरह सबसेक्शन 6 है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 5 ट्रांसफरर शैल नॉट ट्रीटेड एज मेड एडिक्वेट कंसिडरेशन इफ द ट्रांसफर हैज़ प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ लोन और अदरवाइज द ट्रांसफरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द फंड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स। तो अगर वो लोन की शक्ल में उसको दे रहा है तो उस वक्त तक कभी वो उसके नहीं कंसीडर की जाएगी। सबसेक्शन 7 है, सबसेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई वेयर द ट्रांसफर फेल टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट बाई वे ऑफ रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द रेलिवेंट रिकॉर्ड एंड द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। हाँ, अगर वो कहीं प्रूफ नहीं दे सका कि उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपना एसेट, किसी और बंदे को दे दिया है, या सेक्शन 5 में जैसे बात की हमने सब सेक्शन 5 में कि उस पर उसको टैक्स नहीं लगेगा, तो वो अगर प्रूफ नहीं कर सका कि मैंने उसको ट्रांसफ़र दे दिया है इन अपने डॉक्यूमेंट से, तो देन वो इनकम उस वक्त तक इसी की रहेगी और ट्रांसफरर जो एसेट देने वाला है वो उस पर टैक्स पे करता रहेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज रिवोकेबल इफ देयर इज एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुज एनी पार्ट ऑफ द एसेट टू द ट्रांसफरर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र को वापस कर दिया गया है, तो फिर भी वो इसका रिस्पॉन्सिबल है देने का। द ट्रांसफरर हैज़ in any way right to resume power directly or indirectly over the whole or any part of the asset, कि वो उसने रिवोक कर लिया, पावर उसके पास दोबारा आ गई है उसके करने की, तो फिर भी वो टैक्स इसको ही देना पड़ेगा।